हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम भेजा गया है इकोनॉमिक्स का। तो अर्थशास्त्र में आपने पूछा है कि मैम बीपीएससी मेंस के लिए इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको बीपीएससी के सबसे इजी टॉपिक इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करनी है। एक्चुअली दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक, क्योंकि इसको अगर आप बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली बनाते हो और तैयारी करते हो तो अर्थशास्त्र से अच्छा टॉपिक कोई भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव, UGC NET qualified, and student I'm PhD from Jammu University in Agriculture Economics, and my specialization is Econometrics and Mathematical Economics, and this is my mobile number 8439066995। आप मुझे इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, ये मेरा अपना ऐप है शिप्रानॉमिक्स। इस ऐप पर मैंने बीपीएससी का कोर्स भी लॉन्च किया है। इसके अलावा झारखंड पीजीटी, UGC NET और NVS के भी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि UGC NET की लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। एंड आप लोगों में से जिनको भी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आप भी मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर आपको बीपीएससी का कोर्स उपलब्ध है। चलिए, तो स्टूडेंट हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। ठीक है, सेक्शन 1 माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड इसमें आपको टॉपिक्स हैं। तो अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो सबसे टेक्निकल माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। टेक्निकल कहने का मतलब ये नहीं है कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करने के लिए सबसे अच्छी बुक जो मैं मानती हूँ, जो सबसे अच्छी बुक मैं कहती हूँ स्टूडेंट, अपने सारे स्टूडेंट्स को मैं कहती हूँ, वो है HL आहूजा की बुक। आप HL आहूजा की बुक अगर इसमें प्रेफर करते हो तो बहुत ही अच्छे से इसकी तैयारी हो जाती है। एंड आपको मुख्य परीक्षा के लिए इसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह से तैयार नहीं करना है। जैसे इंडिफरेंस कर्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाज़ार और अपूर्ण प्रतियोगिता के बाज़ार में क्या अंतर है, तो इस तरीके के आपको मुख्य परीक्षा के सवाल पूछे जा सकते हैं। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को पूछा जा सकता है। तो HL आहूजा के बुक से अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो उससे काम चल जाता है। और मुख्य परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपको इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल सवाल नहीं आएंगे और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले सवाल भी नहीं आते हैं। मुख्य परीक्षा बेसिकली देखा जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है और आपका राइटिंग स्किल कैसा है, आप किस तरीके से लिखते हो क्वेश्चन को सभी अपने तरीके से लिखते हैं, है ना। लेकिन आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए, आपका जो आंसर लिखने का आपके जो आंसर लिखने का तरीका होना चाहिए, वो सबसे अलग और बिल्कुल कहते हैं टू द पॉइंट आंसर लिखने का तरीका होना चाहिए। और अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक लाइन के बाद एक छोटा सा ग्राफ आप ज़रूर दिखाएं। ये बहुत काम करता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर आप लिखते रहोगे तो जो आपके पेपर को चेक करते हैं वो भी समझते हैं कि भाई इसने तो केवल लिखा है, इसने कहीं भी ग्राफ से प्रूव नहीं किया है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप ग्राफ के साथ साथ थोड़ा मैथमेटिकल एल्जेब्रिक डेरिवेशन भी डाल सकते हो। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप अगर करना चाहते हो तो इसको HL आहूजा से पूरी करें। इसके बाद आ जाता है मैक्रो। तो मैक्रो में स्टूडेंट मैं दो चीज़ें बताऊंगी आपको। मैक्रो में एक तो पोर्शन आपका रहता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, है ना। ये अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का लेखीकरण कैसे किया जाता है, इसकी कौन कौन से तरीके होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी स्टूडेंट, आप 10+2 का कोई भी बुक उठा लीजिए। 10+2 लेवल का किसी का भी बुक उठा लीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। 10+2 की बुक में आपको दिया रहता है कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं शामिल होती हैं। सबसे पहले तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कौन कौन सी चीज़ें राष्ट्रीय आय में शामिल होती हैं। और राष्ट्रीय आय को मापने की, अब चूंकि ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस होगा तो राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं उनको थोड़े अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। तो मैक्रो के लिए कोई भी 10+2 लेवल की बुक आप उठा लीजिए। इसके बाद आ जाता है आपको निवेश संबंधी निर्णय, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसीज़न लिया जाता है
दो बातों पर डिपेंड करता है, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है और सप्लाई प्राइस क्या है। तो इस तरह का जो कीन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो आप पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें, इसके लिए भी मैं आपको बोलूँगी एच एल आहूजा की बुक मैक्रो पर भी आती है। ठीक है, तो एच एल आहूजा की माइक्रो और मैक्रो, ये दोनों अगर आप इससे तैयारी करते हो तो बहुत ही बढ़िया से आपका नोट्स बन जाएगा। और आपने पूछा सवाल किस तरीके से आते हैं, तो सवाल देखो, मैंने पहले भी बोला, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं होते। मुख्य परीक्षा के सवाल जो होते हैं बिल्कुल जनरल सवाल होते हैं, लेकिन मेन यहाँ पर क्या है, आपके लिखने की तकनीक क्या है, किस तरीके से आप लिखते हो अपने जवाब को। आपके जवाब में रिपीटिशन नहीं होना चाहिए कि एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, है ना। जो सवाल किया गया है उसका जो आंसर होना चाहिए, सबसे पहले तो आपके इंट्रोडक्शन में दिख जाना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो। इंट्रोडक्शन के बाद आ जाना चाहिए कि इसकी मेन बॉडी की, भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कंटेंट क्या है आपका। अगर माइक्रो लिख रहे हो तो ग्राफ दिख जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट मनी बैंकिंग। तो मनी बैंकिंग में बहुत ही अच्छी बुक आती है एमएल सेठ की। ये आपको बिहार में अशोक राजपथ में जितने भी बुक सेंटर हैं सब पर ये उपलब्ध होते हैं। अशोक राजपथ में आप जाके ढूंढ लो या खजांची रोड में आप जाके देख लो, तो एमएल सेठ की बुक वहाँ ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, एमएल सेठ की बुक से आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी स्टूडेंट, कि आरबीआई की एक साइट होती है ना, www.rbi.org। ठीक है, rbi.org। तो इस साइट पर जाकर के जो आरबीआई के अपडेट्स हैं उनको पढ़ने की आदत डालिए, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के जो करंट अफेयर्स हैं उसको भी अपडेट करके रखिए। इकोनॉमिक्स का करंट अपडेट के लिए मैंने एक कोर्स पब्लिश किया हुआ भी है, करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के बाद दे दूंगी। तो जितने भी अर्थशास्त्र के अपडेट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, मनी एंड बैंकिंग में खासकर, है ना। और अभी जैसे सवाल आ सकता है, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आप लोगों के मुख्य परीक्षा में हो सकता है मौद्रिक नीति पर, कि सरकार ने जो मौद्रिक नीति बनाई थी उसमें सरकार ने टारगेट फिक्स किया था कि इन्फ्लेशन रेट जो है 4 ± 2% तक रहेगा, लेकिन फिर भी इस टारगेट से हम क्या हो गए, हम पीछे रह गए और इन्फ्लेशन जो है बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो इसके क्या कारण थे? क्या मौद्रिक नीति अकेले प्रभावी है या मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति को मिलकर काम करना चाहिए? तो इस तरह के सवाल आपको आ सकते हैं जिसमें आपसे डिसीजन भी पूछा जा सकता है कि क्या मौद्रिक नीति अकेले प्रभावी है या उसे राजकोषीय नीति के साथ मिलकर के काम करना चाहिए, या वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण से मौद्रिक नीति अभी इन्फ्लेशन के टारगेट को रोकने में असफल रही। तो ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अपडेट रहते हो, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। और इसके साथ में बिहार में वाणिज्यिक बैंकों के क्रियाकलाप, तो बिहार में वाणिज्यिक बैंकों के क्रियाकलाप भी आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बिहार इकोनॉमी में जितने भी बैंक्स हैं, और खासकर बैंकों के सुधार, है ना, बैंकिंग रिफॉर्म पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ जाइए पब्लिक फाइनेंस पर, करों के प्रकार, बजट, आंकड़ों के प्रभाव। अच्छा, आप जो भी पढ़ते हो उसमें बिहार को लेकर के पढ़ना है। तो आप पब्लिक फाइनेंस पर आते हो तो इंडिया के बजट के साथ बिहार के बजट के जो मुख्य तथ्य थे उसको भी इसमें शामिल करना। और पब्लिक फाइनेंस में बहुत अच्छी बुक आती है RL लेखी की बुक भी आपको अशोक राजपथ में बुक स्टोर में उपलब्ध होती है ना। तो लेखी की बुक आप पढ़ सकते हो। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क पद्धति। अच्छा, इसके अलावा अगर स्टूडेंट आप लोगों में से कोई जो पटना यूनिवर्सिटी से हो, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में भी ये सारी बुक्स उपलब्ध होती हैं, चाहे वो दरभंगा हाउस हो या फिर पटना यूनिवर्सिटी हो। RL लेखी, HL आहूजा यूनिवर्सिटी में भी मिल जाती, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो आप वहाँ लाइब्रेरी से भी उठाकर इन बुक्स को पढ़ सकते हो। और RL लेखी की बुक जो है ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें आपको जितने भी कंटेंट हैं बहुत ही डिटेल में दिए हुए हैं। इसके अलावा और भी बुक है, भाटिया की बुक है, त्यागी की बुक है, लेकिन RL लेखी की बुक जो है वो मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही बढ़िया से लिखी हुई है। मैं आपको मसग्रेव एंड मसग्रेव नहीं कहूँगी, बहुत ही हाई फंडा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है ना। बहुत सारे मैं देखती हूँ सजेस्ट करने में क्या जाता है, लोग कहते हैं मसग्रेव एंड मसग्रेव से पढ़ लीजिए। तो भाई मसग्रेव एंड मसग्रेव जो है वो बहुत ही उसका कॉन्सेप्ट जो है उसको पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन RL लेखी की जो बुक है इसमें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है जो स्टूडेंट को चाहिए।
अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो आर्य लेखी की बुक आपके लिए बहुत अच्छी होगी। इसमें मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे करों के प्रकार क्या है, अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसमें से लिख सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए H.G. मन्नूर की बुक आती है। H.G. मन्नूर में भी इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से है। और ML सेठ की एक मिली हुई सीरीज आती है, उसमें हम कहते हैं कि मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ML सेठ की इन तीनों की मिली हुई एक बुक आती है, तो उसमें भी इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ही अच्छे से है। और ये सारी बुक आप ले सकते हो। अशोक राजपथ में तो भाई बुक का बाजार है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बुक्स में बहुत सारे ऑथर मिल जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ये बुक्स अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ से भी आप लेके तैयारी कर सकते हैं। सेक्शन टू में देखो आपका जो सिलेबस है वो तो है, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो मैं आपको बताऊं कि मुख्य परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं। सबसे पहले आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के नीति निदेशक तत्व और सिद्धांत क्या होने चाहिए, ये कर लेना। उसके बाद एग्रीकल्चर पे सीधे आप एग्रीकल्चर पे आ जाइए। ठीक है, एग्रीकल्चर में आपको देखना है कि भाई एग्रीकल्चर की समस्या क्या है, इसको आप देख लीजिए, और उपाय क्या है ना। कृषि में क्या समस्या है और क्या उपाय है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे से इसका जो आद्यतन आंकड़ा का मतलब कि अभी कृषि का कितना योगदान है जीडीपी में, इसको आपको करना है। और इसके अलावा जो जो करंट अपडेट्स हैं एग्रीकल्चर के, जैसे जो जो योजनाओं को तो आप अलग से पढ़ोगे ही, कृषि में भी जो जो करंट अपडेट्स हैं उनको आपको इसमें डाल करके पढ़ना है। और भारत की कृषि के साथ साथ बिहार की कृषि की क्या समस्या है ना, बाढ़ से फसल खराब हो जाती है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें डालनी है। और बिहार की कृषि को अगर आप लोगे तो उसको कृषि का जो आप दिखाना है कि कहाँ कहाँ पर किन किन चीज़ों की पैदावार होती है। ठीक है, और समस्याएं क्या हैं और उसके उपाय क्या हैं। इसके बाद आप आ जाओ उद्योग पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना। और उद्योग में सिंपल आपको यही है कि कौन कौन सा उद्योग है और कहाँ पर है, कौन कौन सा उद्योग है, कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, और उद्योग की समस्याएं क्या हैं, इस पर ज़्यादा, क्योंकि देखो आप ये पीटी के लिए तैयारी नहीं करोगे, आप ये तैयारी करोगे मुख्य परीक्षा के लिए, तो मेन फोकस रखना कि प्रॉब्लम क्या है ना। इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम है, और इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है, राइट। इसके बाद हम आ जाएंगे तीसरा टॉपिक जो होगा पोवर्टी, गरीबी। ठीक है, गरीबी, इसमें तो सबसे पहले जो बेसिक फैक्ट्स हैं इसके याद कर लेना, कौन कौन सी समिति बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, है ना। अपने जवाब में इन सबको मेंशन आपको करना है। गरीबी का इसका भी क्या कारण है ना, भारत में गरीबी की क्या कारण है और बिहार में गरीबी का क्या कारण है। और पोवर्टी पर जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आई उसमें भारत का कौन सा स्थान था और क्यों था। ठीक है, ये सब भी इसको कहते हैं ना वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ये सारे सूचकांक को इसमें मेंशन कीजिएगा। पोवर्टी इंडेक्स को मेंशन कीजिएगा, मल्टी पोवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसको मेंशन कीजिएगा। तो अभी जैसे वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ये सब क्या है, करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर आपने पेपर से अपने नोट्स बनाए हुए हैं तो उन सबको ये गरीबी के चैप्टर में आपको लिखना है, क्या कारण है, कारण बताते हुए हम कहाँ हैं, उसके उपाय क्या किए जा रहे हैं। और विश्व के सूचकांकों में भारत का गरीबी में क्या स्थान है, गरीबी निवारण में क्या स्थान है, हमारे यहाँ क्या क्या योजनाएं चल रही हैं पोवर्टी एलिविएशन की, इसको भी आपको देना है। और इसमें एक योजना को मेंशन करना नहीं भूलिएगा, दैट इज़ NFSA, है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अंतर्गत आपको मिड डे मील स्कीम चल रहा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज चल रही हैं और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। खासकर मिड डे मील स्कीम बिहार में बहुत ही अच्छे से रन हो रहा है और बाल विकास परियोजना, तो इन दोनों को गरीबी निवारण में आप डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो आप राशन कार्ड का वितरण होता है ना, और सब्सिडाइज रेट पर जो गरीबों को राशन का वितरण होता है, इसके साथ ही साथ कितना सक्सेसफुल रहा है गवर्नमेंट का जो भी कार्यक्रम रहा है गरीबी निवारण का। ठीक है, इन सब को डाल करके अपना एक अच्छा नोट्स आप बना सकते हो। 4th नंबर पे आ जाता है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी में भी आपको सबसे पहले फोकस करना है मुख्य परीक्षा के लिए कि कारण क्या है और बेरोजगारी उन्मूलन के लिए सरकार की योजना क्या है।
ये 4 टॉपिक अगर आप अपने कंट्रोल में कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, आप मुख्य परीक्षा में अर्थशास्त्र में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा एक टॉपिक में और जोड़ दूंगी, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण और पर्यावरण। इसमें यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आप पर्यावरण पर भी अपने नोट्स तैयार कर लेते हो तो आपको जीएस के पेपर में भी, मुख्य परीक्षा का जो जीएस पेपर है उसमें भी हेल्प मिलेगा। है तो इकोनॉमिक्स का ही ना, तो इसी में पर्यावरण भी तैयार कर लीजिए तो जीएस के पेपर में भी हेल्प मिल जाएगी और इसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। मुद्रा और विदेशी व्यापार अदायगी कोर्स, भारतीय योजना, जितना मैंने बताया स्टूडेंट उतना कीजिए और उसके साथ साथ बिहार को जोड़ करके चलिए तो आप बहुत ही अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट इसकी जो कोर्स है इसका बीपीएससी मुख्य परीक्षा का, वो मेरे द्वारा पब्लिश किया गया है बीपीएससी की हिंदी मीडियम में, और इसका जो इसकी वैलिडिटी मैंने रखी है 1 साल की। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इसका सिलेबस है, वो सब मैंने पढ़ाया हुआ है। और आप इसको अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरे द्वारा आपको स्ट्रैटेजी सिखाई जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। शब्द सीमा जो दी रहती है, जैसे 250 शब्द सीमा है, तो क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी है और क्या क्या चीज़ें छोड़ देनी है ना। अपने क्वेश्चन को कैसे हमें स्कोर अच्छा करने के लिए अपने क्वेश्चन को और अपग्रेड करना चाहिए, तो ये सारी टेक्निक, ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा वहाँ प्रैक्टिस कराई जाएंगी। और बीपीएससी हिंदी माध्यम से जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी करना चाहते हो तो चूँकि ये आपको टेक्निक मैं सिखाऊंगी, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हो, क्योंकि मेरा दोनों ही मीडियम में मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट, तो आप हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। वैलिडिटी इज़ 1 ईयर एंड स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मैंने आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा जान